नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, संजीव साहू सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं का जब सिलेबस हम पूरा पढ़ेंगे तो हम ये पाएंगे कि सवालों को हल करते समय हमें बहुत सारी बीजगणितीय संक्रियाएं करनी पड़ती है। और बीजगणितीय संक्रियाओं का मतलब हम जानते हैं जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और घातांकों से संबंधित भी कुछ परेशानियां हमको आती हैं। तो मैं अपने पहले वीडियो में कोशिश कर चुका हूं कि आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग चिन्ह सहित हम कैसे करते हैं वो आप क्लियर हो जाए। और आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको घातांकों से संबंधित जब हमारे पास घातांकों वाले सवाल आए तो उनको हम आसानी से कैसे हल करें, तो वो उस समस्या को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। घातांकों से संबंधित प्रश्नों को समझने के लिए आपको घातांकों से संबंधित कुछ सामान्य जो नियम है उनको जानना जरूरी है। इसमें पहला जो बहुत ही सामान्य नियम है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसका पहला नियम है a को घात m गुणित a को घात n। अगर इस प्रकार की कोई संख्याएं आपको मिलती है तो हम इसको लिख सकते हैं a को घात m धन n। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए a का मान यहाँ पर 2 है, m का मान 3 है, गुणित a का मान 2 और n का मान लीजिए 4। तो घातांक नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं 2 को घात 3 धन 4 बराबर 2 को घात 7, 3 और 4 दोनों जुड़ जाएंगे। 2 को घात 7 का मतलब होता है 2 का 7 बार गुणा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको हम गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी 128। तो इस प्रकार से ये घातांक का पहला नियम हुआ। दूसरा नियम देखते हैं a को घात m भागित a को घात n। इस प्रकार की अगर कोई संख्या हो तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तो इसका जो मान होता है वो होता है a को घात m माइनस n। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। इसका उदाहरण ले लेते हैं। इसी उदाहरण को ले लेते हैं। इसमें भी 2 को घात 3 भागित 2 को घात 4। तो इसका मान हो जाएगा 2 की घात 3 ऋण 4 और ये हो गया 2 की घात। पिछले वीडियो में मैंने इसको बताया था, जोड़ते इसको कैसे है 3 + 3 - 4 क्या होगा? बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इसलिए 4 से 3 को घटाएंगे तो आएगा 1 और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है, इसलिए हो जाएगा ऋण 1। 2 की घात ऋण 1 को हम लिख सकते हैं 1/2 की घात 1 बराबर 1/2। इसी में एक स्थिति और हो सकती है। मान लीजिए हमारे पास संख्या इस प्रकार से है 2 की घात 4 भागित 2 की घात 3। इसका मान हो जाएगा 2 की घात 4 ऋण 3 बराबर 2 की घात 4 में 3 घटाएंगे 1 हो जाएगा और इसका मान होता है 2। 2 की घात 1 बराबर 2 होता है। इस प्रकार से इन दोनों उदाहरण की सहायता से हम इस नियम को समझ सकते हैं। कहीं भी अगर हमारे पास इस प्रकार की कोई राशि आती है तो उसको हम इस प्रकार
प्रकार से लिख सकते हैं। अगर ऐसा आता है तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से पहले नियम में भी इस प्रकार की अगर हमारे पास कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और इस रूप में अगर कोई राशि है तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अगला नियम देखते हैं। a को घात m पूरे को घात n। अगर इस प्रकार से कोई संख्या है तो उसको हम लिख सकते हैं a को घात m इंटू n के रूप में हम लिख सकते हैं। n का मतलब होता है m गुणित n। इसको उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए a बराबर है 2, m बराबर है 3 और n बराबर भी है 2। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये संख्या उदाहरण लिए हम इसका, तो a बराबर यहाँ पर 2 है, m बराबर 3 है, n बराबर 2 है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणित 2 बराबर 2 की घात 3 और 2 को गुणा हो गया 3 गुणित 6। तो हमको मिल गया 2 की घात 6। अब 2 की घात 6 को हम लिख सकते हैं 2 का 6 बार गुणा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5 6। इसका मान हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। इस प्रकार से ये घातांक से संबंधित समान तीसरा नियम हुआ। अगर हमारे पास कोई इस प्रकार से संख्या आती है तो इसको हम लिख सकते हैं a को घात माइनस n के रूप में हम लिख सकते हैं। इसका उल्टा भी आप समझ सकते हैं। अगर इस रूप में कोई संख्या हमारे पास है उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है a को घात 2 की घात 3, 1 बटे 2 की घात 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात ऋण 3 के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। अगला नियम देखते हैं। तो पांचवा नियम, a को घात m भागित b को घात n बराबर होता है a को घात m बटे b को घात n बराबर a बटे b पूरे को घात n। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। a बराबर हम लेते हैं 2 और n का मान लेते हैं 3 भागित a बराबर हमने ले लिया 2 और n का मान ले लिया 3। इसी प्रकार से b का मान लेते हैं हम, मान लीजिए b बराबर हम 4 लेते हैं और n का मान वही रहेगा क्योंकि यहाँ दोनों घात जो है समान है, इसलिए यहाँ भी घात समान होगा। अब इसका हम मान निकालना चाहे तो क्या होगा, तो 2 बटे 2 को घात 3 बटे 4 को घात 3 बराबर, इसको हम लिखेंगे 2 बटे 4 पूरे को घात 3 बराबर 2 बटे 4 का मान 2 से हम 4 को भाग देंगे, 2 बार कट जाता है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 बटे 2 पूरे का घात 3 बराबर 1 का 3 बार गुणा होगा और 2 का भी 3 बार गुणा होगा। इसका मान हो जाएगा 1 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8। इस प्रकार से हम इसको उदाहरण के द्वारा चलिए घातांकों से संबंधित हम छठवां नियम देखते हैं। छठवां नियम क्या बोलता है,
ए बी घात एन। ए बी का मतलब होता है ए गुणे बी, पूरे को घात एन है तो इसको हम लिख सकते हैं ए को घात एन गुणे बी को घात एन। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ए बराबर है 2 और बी बराबर है 3 और पूरे का घात है 3, पूरे का घात है 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3 बराबर 2 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और इसी प्रकार से ये बीच में गुणा का चिन्ह है उसको लिख दिए। 3 का त्रिघात मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 का 3 बार गुणा। अब इसको हम हल करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये गुणा का चिन्ह हो गया 3 3 9 किया 27, 8 और 27 का गुणा करेंगे तो जाएगा 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16 और 5 21। तो इस प्रकार से ये जो दी गई संख्या है उसका मान हो जाएगा 216। अगला जो नियम है घातांक से संबंधित, अगर हमारे पास ऐसी कोई राशि है a को घात p बटे q के रूप में, तो इसको हम जरूरत पड़ने पर a को घात p पूरे को घात 1 बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 2 की घात 2 बटे 3, तो इसको हम जरूरत पड़ने पर 2 की घात 2 और पूरे को घात 1 बटे 3 के रूप में लिख सकते हैं और इसका मान हो जाएगा 2 की घात 2 मतलब 2 का 2 बार गुणा पूरे का 3 बराबर 2 दूनी 4 घात 1 बटे 3। तो इस प्रकार से 2 की घात 2 बटे 3 को हम 4 की घात 1 बटे 3 भी लिख सकते हैं। इसमें एक सामान्य सा नियम होता है, कई बार सवाल को हल करते करते हमारे पास एक स्थिति ऐसी आती है कि किसी भी संख्या में शून्य का घात आ जाता है, तो इसका मान हमेशा 1 होता है और इसके लिए 1 का मान जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 1 का मान शून्य नहीं है, शून्य के अलावा कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 और उसमें शून्य की घात है, तो उसका मान हमेशा 1 होगा। आइए अब हम ये जो आपको घातांकों से संबंधित 8 नियम मैंने बताया है उसको हम सत्यापित करने की कोशिश करते हैं। मैं एक नियम को सत्यापित करके बताऊंगा, उसके बाद आप बाकी नियमों को सत्यापित करके अपने मन में अगर कोई डाउट होगा तो उसको आप क्लियर कर सकते हो क्या ये नियम सही है या नहीं है, उसको आप सत्यापित करके चेक कर सकते हैं। मैं एक नियम को सत्यापित करके दिखा रहा हूँ आपको। तो पहला नियम मैंने क्या बताया था आपको, a को घात n गुणे a को घात n बराबर a को घात m धन n। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो a है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, इस a को हम आधार संख्या कहते हैं या आधार कहते हैं और इन दोनों को हम घातांक बोलते हैं। तो a यहाँ पर आधार है और m और n क्या है, घातांक है। इनको हम सत्यापन करके देख सकते हैं। मान लीजिए a बराबर है 2, m का मान है 3, बीच में गुणा का चिन्ह हो गया, a बराबर हमने 2 लिया है और m का मान हमने ले लिया मान 4। अब सभी जानते हैं मान लीजिए समीकरण है, तो समीकरण में बायां पक्ष और है दाहिना पक्ष होगा, तो जो a का मान इधर हमने लिया है वही a का मान हम इधर भी लेंगे, m का मान और n का मान इधर लिया है वही m और n का मान इधर लेंगे।
दोनों पक्ष जो है वो बराबर होना चाहिए, तो हमारा जो पहला नियम है वो सत्यापित हो जाएगा। ए बराबर यहाँ में लिया 2, तो यहाँ में हम ए बराबर 2 लेंगे। एम बराबर यहाँ में 3 लिया है, यहाँ में 3 लेंगे, और यहाँ बीच में धन का चिन्ह है। एन का मान यहाँ पर 4 लिया, यहाँ में हम 4 लेंगे। अब देखते हैं दोनों पक्ष बराबर होता है कि नहीं होता है। 2 को घात 3 में मतलब होता है, तो 2 का 3 बार गुणा, और ये बीच में गुणा का चिन्ह उसको लिख दिए। 2 का घात 4 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 का 4 बार गुणा, बराबर दाहिना पक्ष क्या होता है, 2 को घात 3 धन 4, 3 धन 4 बराबर होता है 7। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 2 का 3 बार गुणा, बीच में गुणा का चिन्ह है, फिर से ये 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3, ये 3 2 हो गए, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 2 हो गए बराबर 2 की घात 7 का मतलब होता है 2 का 7 बार गुणा, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5 गुणित 2 गुणित 2। अब इसको हम गुणा करके देखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी 128। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों पक्षों का मान 128 के बराबर आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पहला नियम है वो सत्यापित होता है। मतलब हम 1 घात m गुणित 1 घात n बराबर 1 घात m धन n लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम बाकी जो नियम है, घातांकों से संबंधित जो बाकी नियम है उनको हम सत्यापित कर सकते हैं और अपने मन के डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूँ, वो है सामान्य बीजगणितीय सूत्र, जिनका कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में अक्सर उपयोग होता है। तो वो वैसे तो बीजगणितीय सूत्र बहुत सारे हैं, लेकिन कक्षा 10वीं और कक्षा 9वीं के हिसाब से मैं आपको ऐसे बीजगणितीय सूत्रों के बारे में बता रहा हूँ जो अक्सर सवाल बनाते समय आपको उपयोग में आएंगे। तो पहला जो बीजगणितीय सूत्र जो अक्सर उपयोग में आता है वो है a धन b पूरे का वर्ग, और इसका जो मान होता है वो होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। ठीक उसी प्रकार से दूसरा जो नियम है वो है a ऋण b पूरे का वर्ग, इसका मान होता है a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। और तीसरा जो महत्वपूर्ण सूत्र उपयोग में जो आता है वो है a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b गुणित a ऋण b। मैं और ज़्यादा सूत्रों के बारे में आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में ये तीनों सूत्र ही अधिकांश जगहों पर उपयोग में आएंगे। पहला जो सूत्र है a धन b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। दूसरा सूत्र है a ऋण b पूरे का वर्ग बराबर a वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। तीसरा सूत्र है a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b गुणित a ऋण b। अब मैं आपको एक जो सूत्र है उसको सत्यापित करके दिखा देता हूँ। तो हम नियम नंबर या सूत्र नंबर 1 को हम चेक करके देखते हैं कि वाकई में सूत्र सही है या नहीं है। a का कोई भी हम एक मान लेते हैं, मान लीजिए a बराबर लेते हैं 3 और b बराबर लेते हैं 4।
और यहाँ पर है वर्ग, 2 की घात, इसको हम वर्ग भी कहते हैं। ये बायां पक्ष हो गया। ए बराबर हमने 3 लिया, बी बराबर 4 लिया और ये पूरे का वर्ग। दाएं पक्ष में भी हमको ए और बी का वही मान लेना है जो बाएं पक्ष में लिया है। तो ए बराबर हम 3 लेंगे, तो 3 का वर्ग धन 2 AB का मतलब होता है 2 गुणित A गुणित B। तो 2 तो पहले से ही है, गुणित A का मान हमने लिया है 3, गुणित B का मान हमने लिया है 4। यहाँ पर फिर धन का चिन्ह हो गया। B का मान हमने 4 लिया है, तो B का वर्ग मतलब हो जाएगा 4 का वर्ग। अब इसको हल करके देखते हैं। 3 धन 4 बराबर होता है 7, तो 7 का ही वर्ग हो गया बराबर 3 और 3 का वर्ग बराबर हो गया 9 धन 2 गुणित 3 गुणित 4, तो 2 3 6 9, ये हो गया 24 धन 4 का वर्ग होता है 4 का 2 बार गुणा, मतलब 4 9 16। 7 का वर्ग मतलब 7 का 2 बार गुणा, 3 ये हो गया 9 24 और 16। तीनों को जोड़ेंगे आप तो 24 और 16 कितना हो गया 40, तो 9 धन 40 हो गया। 7 में 7 बराबर हो गया 49 और 9 धन 40 बराबर हो गया 49। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बायां पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों का मान जो है वो समान आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि A धन B पूरे का वर्ग बराबर होगा A वर्ग धन 2AB धन B का वर्ग। तो इस प्रकार से मैंने कोशिश की है कि कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको कुछ बेसिक्स जानकारी हो जाए, ताकि वो आने वाले सवालों को, जो सिलेबस में उनके सवाल हैं, उनको आसानी से हल कर सकें। अब इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपके प्रश्नावली, आपकी किताब की जो प्रश्नावली है उनके सवालों को मैं हल करूंगा। तो आपके दोस्तों के पास, जिनके पास अभी तक मेरे वीडियो नहीं पहुंच पाए हैं, तो उनको आप मेरा वीडियो शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए और आप लोगों के लिए जो मैं प्रयास कर रहा हूं उसको सफल बनाइए। थैंक यू।